हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल। हिंदी साहित्य का जो आपका एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है, उसमें एक रचना आपकी दी हुई है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, केदारनाथ अग्रवाल की। तो स्टूडेंट्स को इसका थोड़ा सा कंटेंट समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो हम थोड़ा सा आपके लिए एक भूमिका लेकर आए हैं, जिसमें आप केदारनाथ अग्रवाल के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे और जो उनकी रचना है, संग्रह है, उसके बारे में। पहली बात तो ये कि जो भी रचना आपके सिलेबस में दी हुई है, आपको उनके जो रचनाकार है उनके बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि प्रश्न वहां से बन सकता है और पिछली बार बना हुआ था। अगर हम यूनिट 6 का पीवाईक्यू देखें ना, तो उसे बहुत सारे प्रश्न ऐसे बने थे जिसमें आपके जो रचनाकार है उनसे प्रश्न बनते, क्योंकि रचनाकार के बारे में, क्योंकि वो रचनाकार हमारे जो जैसे भारतेंदु युग है या द्विवेदी युग है या प्रगतिवाद है, प्रयोगवाद है, उनसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। जैसे पिछली बार आपको भवानी प्रसाद मिश्र से पूछा गया था और तार सप्तक से संबंध पूछा गया था। इस बार जो कुंवर नारायण की रचना आत्मजयी लगी है, अगर हम कुंवर नारायण को देखें तो तार सप्तक में जो तीसरा तार सप्तक है, उसमें उनकी रचनाएं, उसमें वो रचनाकार शामिल है ना। तो इसलिए हमको रचनाकारों के बारे में यहाँ पर डिटेल में देखना है। तो ये है आपकी रचना संग्रह फूल नहीं रंग बोलते हैं, ठीक है। अब इस रचना संग्रह में देखें तो ये जो कुल पृष्ठ संख्या है इसकी करीब करीब 200 के ऊपर है इसकी पृष्ठ संख्या। अब मैं इस इतने कम समय में आपको ये तो नहीं कहूंगी कि आप इस पूरी रचना संग्रह को देखें। तो आप किसको देखेंगे, आप इनके जो मुख्य मुख्य तथ्य हैं जो प्रश्न में पूछे जा सकते हैं, आप उनको यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, पहले केदारनाथ अग्रवाल के बारे में हम देख लेते हैं कि केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कहाँ हुआ है। इनका जन्म हुआ है 1 अप्रैल 1911 में हुआ है, ठीक है। कब हुआ इनका जन्म? 1 अप्रैल 1911 में हुआ है। और इनके बारे में और हम देखेंगे कि बांदा जिला प्रगतिशील काव्यधारा के ये चर्चित कवि है, ठीक है। और व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम देखें तो इनके पिता हनुमान प्रसाद मान नाम से कविता करते थे, जिनकी रचना क्या है? मधुरिमा। अब मैं इनके पिता के बारे में क्यों बता रहा है कि पिछली बार आपसे बिहारी और सेनापति के संबंध में ये चीज पूछा गया था, इनके पिता और इनके जो गुरु थे इनके बारे में पूछा गया था। तो अब हम कुछ कह नहीं सकते कि एमपीपीएससी का पैटर्न क्या होगा, इसलिए आप पिता जो गुरु, अगर गुरु है तो गुरु का नाम, माता पिता का नाम आप एक बार देख लीजिएगा। इनकी माता का नाम क्या था? घसीटो देवी, ठीक है। और जो उनका नाम घसीटो देवी पड़ा था, ये समाज में जो अंधविश्वास है उनके चलते इनका नाम घसीटो देवी। एक घटना ऐसी हुई थी जिनके साथ इनकी माता के साथ कुछ एक घटनाओं के कारण इनका नाम भी वैसा ही घसीटो देवी पड़ गया था, ठीक है। अब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें शोध नहीं करना है, हमें केवल परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना है और कम समय वाला पढ़ना है, क्योंकि लॉन्ग अगर हम देखेंगे तो बहुत सारा हमारे पास पढ़ने को फिर है इनके बारे में। केदार जीवी को भी दीर्घ जीवी बनाने के लिए उनके कान का एक हिस्सा काटा गया था, ठीक है। अग्रवाल जी क्या है? पेशे से वकील थे। विशंभरनाथ मानव ने लिखा है कि हंस, नया साहित्य और अन्य प्रगतिवादी पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं बराबर प्रकाशित होती थी। रूसी, जर्मन, अंग्रेजी और चेक आदि भाषाओं में इनकी रचनाएं विश्व सम्मान की अधिकारिणी हुई। केन के किनारे, केन नदी ना, केन के किनारे घूमना, बैठना, देखना और उनमें खो जाना उनको बेहद प्रिय था, इसलिए इनको केन का कवि भी कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से केन का कवि किसको कहा जाता है, तो आप कहेंगे केदारनाथ अग्रवाल को। और आप इससे ट्रिक भी बना सकते हैं कि के से केन नदी और के से केदारनाथ अग्रवाल, बस केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ सिंह में कंफ्यूज मत होइएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि हमें क्यों दिया हुआ है सिलेबस में, आप एक बार अगर अपना सिलेबस बहुत गहन से अगर देखें, गहन अध्ययन करें अपने सिलेबस में, तो आपको बहुत सारे रचनाकार ऐसे मिलेंगे जिनका संबंध किससे है? मध्य प्रदेश से है, ठीक है। बांदा जो जिला है वो भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से सटा हुआ है। और जब आप इनकी पूरी जीवनी देखेंगे, जो विस्तृत जीवनी देखेंगे, तो वहां आपको दिखाई देगा कि जो इनके पिता थे, ठीक है, इन हनुमान प्रसाद जो इनके पिता थे, तो कभी जब ये छोटे थे केदारनाथ अग्रवाल, तो घर में कुछ अप्रिय घटना हुई है, जो भी हुआ हो, तो ये वहां से अपने निज स्थान से ये यहाँ आ गए थे कटनी में। कटनी कहाँ है? अगर आपको मध्य प्रदेश का अनुभव होगा तो जबलपुर के पास में एक कटनी जिला है, तो वो कटनी में आ गए थे। फिर कटनी के बाद वो संस्कार धानी जबलपुर में आ गए थे, और यहाँ भी यहाँ के जो साहित्यकार थे उनसे भी उनकी भेंट हुई थी। और ऐसे करते करते उनका जो साहित्य का
जबलपुर के बारे में उन्होंने दिया भी है। एक मैं आपको दिखाती हूँ, जब इनके बारे में शोध किया मैंने, तो आ, एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं। बाकी है कि बालेंदु उपनाम से लिखते थे। बहुत सारा है इनमें पढ़ने के लिए, लेकिन फिलहाल हमारे पास समय नहीं है। हाँ, ये मैं बता रही थी कि ये जो बोल रहे थे ना कि अगर हम केदारनाथ के अगर शब्दों में देखें तो वो खुद कहते हैं कि जबलपुर के वातावरण ने मुझे बहुत कुछ सत्य, संस्कारी और समाज संस्कारी बनाया। आज तक मैं इसका ऋणी रहूंगा। जो संस्कारधानी बोला जाता है जबलपुर को, वो उसका उसका उदाहरण हमको यहाँ से भी दिखता है। ठीक है, और भी आगे है इनके बारे में। केदारनाथ ने 7वीं तक की पढ़ाई अपने पिता के साथ कटनी मध्य प्रदेश में रहकर की। ठीक है, तो यहाँ मेरे और यहाँ उनका यहीं पर उनका कामता प्रसाद गुरु, गंगा विष्णु पांडे, प्रेम नारायण मित्र आदि से उनका संपर्क हुआ। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसीलिए पढ़ रहे हैं कि उनका कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश से संबंध था। मध्य प्रदेश की जो परिवेश है उससे वो उनके जानकार थे, और उनसे प्रेरित होकर यहाँ का जो हमारा प्राकृतिक वातावरण है, ये यहाँ का जो हमारा जन समाज है, इनसे प्रेरित होकर उन्होंने अपनी बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। ठीक है, केदार को अपनी पत्नी से बेहद लगाव था। हे मेरी तुम, जमुन जल तुम, ये जो है ना, ये फूल नहीं रंग बोलते में भी आप देखेंगे तो आपको ये रचना दिखेगी। पत्नी से ही संबंधित इनका काव्य संग्रह है। जमुन जल तुम में इन्होंने पत्नी को नदी के समतुल्य माना है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ एक एक शब्द जो मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत छोटी सी है पीडीएफ, ये वाली 2 पेज की पीडीएफ है उनके व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में। ठीक है, तो इतना तो आप देख ही लीजिएगा। केदारनाथ की आरंभिक रचनाओं में छायावाद का रंग है। जब आरंभिक, ठीक है, आरंभिक रचनाओं, लेकिन बाद में क्या हुआ, मार्क्सवाद से प्रभावित कुछ रचनाओं में रूस, चीन, लाल सवेरा, लाल किरण इत्यादि का स्तवन है। अमेरिका साम्राज्यवाद का मुकाबला करने वाले वियतनाम पर भी केदारनाथ ने कविताएं लिखी। कहे केदार खरी खरी, इन्होंने डॉलर के खतरे के प्रति भी भारतीय राजनेताओं को सचेत किया। ठीक है, एक एक रचना यहाँ पर जो लिखी गई है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाएगा तो इन्हीं से पूछा जाएगा, अगर रचनाओं के बारे में पूछा गया तो। ठीक है, इनकी कविताओं में मिट्टी से जुड़ाव की भी गंध है, क्योंकि पूछा इसलिए भी जाएगा क्योंकि जो आपको संग्रह दिया हुआ है फूल नहीं रंग बोलते हैं, उसमें करीब करीब आपकी 237 कविताएं हैं। 237 238 कविताएं हैं। तो आप सोचिए कि 237 और 238 कविताएं आप कैसे पढ़ पाएंगे, कैसे उनकी व्याख्या कर पाएंगे और कैसे उनको देख पाएंगे। ठीक है, काव्य संग्रह उनका कौन सा है, ये आपको क्रम से याद करना है। युग की गंगा, नींद के बादल, लोक परलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं। इसको बस आप ये याद कर लीजिएगा कि 4th नंबर पे है। ठीक है, ये कौन से नंबर पे फूल फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये है आपका 4थे नंबर पर। मतलब अगर प्रकाशन क्रम की दृष्टि से देखें तो ये 4, 1 2 3 4 4 इसमें मूल शब्द हैं, तो आप यहां से रट लीजिएगा कि ये 4थे नंबर पे आता है। मतलब युग की गंगा, गंगा प्रथम आता है, गंगा, नींद के बादल दूसरे स्थान पर, लोक आलोक आप यहाँ पर प्रथम से तो देख लीजिएगा, प्रथम ये देख लीजिएगा, इसको 4थे नंबर पर देख लीजिएगा। ऐसे आप करके 5-6 रचना को मिलाकर एक, जिसकी की बहुत सारी हैं। जमुन जल तुम देख लीजिएगा। ठीक है, आत्मगंध देख लीजिएगा, ये पूछी जाती हैं। खुली आंखें खुले डैने, और एक और देख ले, कहे केदार खरी खरी, हे मेरी तुम। ठीक है, विवेक विवेचन, ये कुछ रचनाएं हैं, इनको आप इनका क्रम देख लीजिएगा। तो फिर अगर मान लीजिए क्रम लगाने पर आ गया तो आपको मिल जाएगा। पूरी 22 23 24 नहीं रटनी है। ठीक है, इनमें से मुश्किल 10 भी नहीं है आपको पढ़ने के लिए, 10 से भी कम है, तो आप देख लीजिएगा। जो देश विदेश की कविताएं हैं, इनकी एक अनुदित कृति है जिसमें देश विदेश की कविताएं इसमें संग्रहित हैं। अब उपन्यास क्या था, एक पतिया था और एक क्या था, बैलबाजी मार ले गए, ये अपूर्ण था। ठीक है, तो अपूर्ण है, इनके बारे में विशेष तो पूछ सकता है, जैसे मंगलसूत्र प्रेमचंद का है ना। निबंध साहित्य, यात्रा वृतांत हो सकता है। यात्रा वृतांत इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि देखिए जिन जिन रचनाकारों की रचनाएं हमारे सिलेबस में लिखी दी हुई हैं, और उनका अगर कोई यात्रा वृत्तांत है तो एक बार अब उनको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो ऑप्शन में आ जाता है। ठीक है, तो हमको पता होगा कि किसका है। पुरस्कार देखें तो जो अपूर्वा इनकी रचना है उस पर 1986 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ठीक है, और जो फूल नहीं रंग बोलते हमारे सिलेबस में दी है उसको सोवियत लैंड पुरस्कार मिला हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है, कि जो रचना हमारे सिलेबस पे लगी हुई है उस रचना को सोवियत लैंड पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अब देखते हैं कि कविता प्रगतिवादी कवियों में अग्रवाल जी सबसे ज्यादा कलात्मक है। ठीक है, किसमें? शब्द चयन में, भावाभिव्यक्ति में, काव्यगत तटस्थता इत्यादि में। और इनका ये स्वागत कथन है कि कविताई ना पाई मैंने, पाई ना चुराई। ठीक है, इसे मैंने जीवन जोत कर किसान की तरह बोया और काटा, यह प्राण से भी अधिक मुझे प्यारी है, IMP। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी रचना जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है। इसमें हम देखते हैं, थोड़ा सा हम इसमें क्या देख लेंगे, इसमें थोड़ा सा हम देखेंगे हमारा जो भूमिका है, भूमिका को यहां पर हम देख लेंगे। ठीक है, चलिए भूमिका को देखते हैं। केदार जी के उपन्यास ये मैंने अभी यहाँ पर बताया आपको, पतिया। ठीक है, और जो केदारनाथ अग्रवाल रचनावली है, संपादक डॉक्टर अशोक त्रिपाठी, इन्होंने संपादन करवाया है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ये थोड़ा सा इनका क्या देख लीजिएगा एक बार, भूमिका अगर आपके पास समय हो तो आप देख लीजिएगा। ये इसमें ये जो लिखा हुआ है कि मेरे पहले 3 काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं, जो मैंने बोला ना चौथे नंबर पे है ये रचना जो आपकी फूल नहीं रंग बोलते, वो इसीलिए बोला था। तो इससे यहाँ से भी समझ में आता है और वैसे भी वो चौथे नंबर पे आएगी, तो आपको ये समझ में आना कि प्रकाशन की दृष्टि से अगर आए तो चौथे नंबर पर ये आएगा। ठीक है, इतना बस भी आप रख लेंगे ना याद, तो आपको बहुत, अगर इससे प्रश्न आ गया तो आपको जमाने में या प्रकाशन की दृष्टि से क्रम में लगाने में आपको बहुत सरलता जाएगी। ठीक है, ये मूल पुस्तक है आपकी जो संग्रह है। ठीक है, ये इसमें उतना कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, बस मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, जो महत्वपूर्ण है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है। मैंने प्रकृति के चित्र के रूप में देखा, प्रकृति को चित्र के रूप में देखा है, उससे संपर्क में मुझे जीने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा, अतएव प्रकृति का मेरा निरूपण चित्रोपम निरूपण है, उसमें कलाकारिता है, शब्दों का सौंदर्य है, ध्वनियों की धारा है, कहीं कहीं क्लासिकल। ये पूरी पंक्ति आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, भूमिका से ये पूरी की पूरी पंक्ति आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि ये प्रकृति के बारे में है। अन्य जो मैं आपको बता रही थी, खजुराहो के मंदिर का सौंदर्य, वहां के स्थापत्य का सौंदर्य है, वहां भी क्लासिकली तत्वों का संगठन है। ये जो रचना है ना, ये रचना के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, अभी हम देखेंगे तो वहां पर आपको खजुराहो का मंदिर मिलेगा, और वो भी सबसे अंत में मिलेगा। तो मैंने इसलिए यहाँ पर हाईलाइट किया है कि ये आपको कथन में पूछ सकता है कि किसका कथन है, या किस पुस्तक से उद्धृत है, ये आपसे यहाँ पर पूछ सकता है, जैसे पिछली बार पूछा गया था आपका अकेला मेला डायरी से। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, 1965 में ये प्रकाशित हुई है। अब आगे हम देखते हैं, कुल कविताएं कितनी है? 237, 237 कविताएं हैं, जिसमें से हम देखते हैं पहला, इसको अगर हम देखें तो दो इतनी सारी जो कविताएं हैं, तो इनको, एक मिनट, हाँ, इनको 7 खंडों में बांटा गया है। ठीक है, 7 खंडों में इनको बांटा गया है, 7 पहले अलग अलग खंड किए गए हैं, फिर उनका एक शीर्षक दिया हुआ, और शीर्षक के बाद फिर उसके अंतर्गत कविताएं दी गई हैं। अब इनमें जो कविताएं मुख्य मुख्य कविताएं हैं, उनको हम देखेंगे, अंदर से नहीं देखेंगे, क्योंकि उनसे कुछ कुछ पंक्तियां पूछी जाती हैं। अगर आपको चाहिए होगा तो मैं फिर आपको ये अवेलेबल करवा दूंगी, वैसे तो आपके पास होगा, मैं इतनी उम्मीद कर सकती हूँ कि आपके पास होगा, नहीं होगा तो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी। हाँ, तो यहाँ हम देखते हैं पहला शीर्षक क्या है, वल्लरी तुम, धूप तुम, हवा तुम, ये शीर्षक है। इसमें 28 कविताएं संकलित हैं, और चंद्र गहना से लौटती बेर इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, दो जीवन इंपॉर्टेंट है, माझी न बजाओ वंशी, ये बहुत पूछी जाने वाली है, और इसमें कुछ कुछ ऐसी रचनाएं हैं जिनके, इसके जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपको, इनका इनका आप एक दो लाइन इनकी देख लीजिएगा। ये रचनाएं मैं बता रही हूँ, आज नदी बिल्कुल उदास थी। ठीक है, और हे मेरी तुम। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये जो इसके अंतर्गत रचनाएं दी है वो तो इंपॉर्टेंट, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
पहला तो ये याद कर लीजिए, वल्लरी तुम, धूप तुम, हवा तुम, ये याद कर लीजिए। फिर दूसरा कौन सा है, 8 छोटी कविताएं, ठीक है। अस्थि अंकुर, अस्थि अंकुर इसके बाद आता है शायद, हाँ, अस्थि के अंकुर, ठीक है, ये तीसरा हो गया। इसके अंदर कौन सी फेमस है, प्रसिद्ध रचना है, बुंदेलखंड के आदमी, ये हमारे मध्य प्रदेश से संबंधित है। कटुई का गीत, काटो काटो, मारो मारो हंसिया, जो हमको प्रगतिवादी काव्य की विशेषताएं हैं वो हमको इस रचना में दिखती है, ठीक है। तेज धार का कर्मठ पानी और मैंने उसको, ये दो रचनाएं इंपॉर्टेंट है। रंग बोलते हैं मैं फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये वाली रचना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाव बांधकर, नाव बांधकर, ये इंपॉर्टेंट रचना है। केन के किनारे, ये आपकी इंपॉर्टेंट रचना, समय भी दिया हुआ है यहाँ पर। तो बस केवल आप ये देख लीजिएगा, इनका शीर्षक देख लीजिएगा और एक दो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कि इतना समझ लीजिएगा कि हाँ ये इनकी रचना है। आस्था के शिलालेख, ये इससे भी पूछा जा सकता है। खुशबू के शिलालेख आपने देखा होगा, है ना, उसी से मिलता जुलता इनका ये है, आस्था के शिलालेख। अगला हम देखते हैं कि विपर्यस्त दिशाएं, क्या है, विपर्यस्त दिशाएं, 34 कविताएं हैं इसके अंतर्गत। शमशेर मेरा दोस्त, अगर आपसे आ जाए कि शमशेर मेरा दोस्त किसके काव्य संग्रह में संकलित है या किसने लिखी ये कविता है, तो आपको पता होना चाहिए। निजी जीवन में भी ये दोनों एक दूसरे के दोस्त थे और ये है केदारनाथ अग्रवाल की रचना, ठीक है। हम हो गए हैं बौने, गोबर गणेश और महेश, और वर्तमान, गोल में बह रही नदी। मुझे पता आपके पास समय नहीं है इसलिए मैं ज्यादा सी चीजें नहीं बताऊंगी कि जो आपको कठिन टाइप, बस आप केवल ये देख लीजिएगा जो 7 खंड है उन 7 खंड के नाम देख लीजिएगा और एक दो इंपॉर्टेंट रचना। उजाले में जाला, ये इंपॉर्टेंट है। महाकवि रविंद्रनाथ के प्रति, ये इंपॉर्टेंट है। और अंत में है खजुराहो के मंदिर, क्योंकि ये पूछा गया था पिछली बार, परशुराम की प्रतीक्षा के संदर्भ में पूछा गया था, तो ये लास्ट है, ठीक है। तो आप इतना इसके संदर्भ में देख लीजिएगा। बाकी इसमें जो हमें कविताएं दिखती हैं वो प्रकृति, नारी और जो आपका मजदूर वर्ग है, ठीक है, उनसे संबंधित हमको इसमें कविताएं दिखती हैं। तो ये रही आपकी फूल नहीं रंग बोलते हैं कि शॉर्ट में है, ये डिटेल में इसको अभी नहीं करवाया है। डिटेल में करवाने के लिए हमको बहुत समय चाहिए है और वो जो फिलहाल हमारे पास नहीं है और आप इतना पढ़ भी नहीं पाएंगे, फिर भी अगर आप कहेंगे तो हम यहाँ पर आपके लिए देखेंगे, ठीक है। ये शॉर्ट नोट था आपके लिए इनके बारे में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम जो भी बनाएंगे वो शॉर्ट नोट में ही पढ़ेंगे क्योंकि अभी फुल टाइम में पढ़ने का हमारे पास समय नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट आपके लिए बात, मेरा ऐसा विचार है कि अब पेपर इतना नजदीक है तो कुछ दिनों में मैं आपके लिए एक मैराथन क्लास लेकर आ रही हूँ, जिसमें से हम जो सिलेबस है उसमें से हम वो चीजें छोड़ देंगे जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो नहीं पूछी जा सकती हैं, और जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ उनका मैं चाहती हूँ कि 2 घंटे या 2.5 घंटे का हम ऐसा सेशन ले लें जिसमें से यूनिट 1 से लेके 5 कंप्लीट करा दें और 6 से लेके 10 तक का। एक साथ 5-6 घंटा 7 घंटा बैठना मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं होगा, तो मैं सोच रही हूँ कि 2 ढाई 3 घंटे एक साथ बैठकर तो आधी यूनिट एक सेशन में कंप्लीट करवा दें और 2-2.5 घंटा ऐसे बैठ के एक सेशन आधी यूनिट पे कंप्लीट, मतलब वो कंप्लीट करवा दूं। अब आप मुझे थोड़ा सजेस्ट कर दीजिए कि आपको कैसे चाहिए है। बाकी ये है कि मैं इतना आपसे कह सकती हूँ कि मैं आपका सिलेबस एक दिन में कंप्लीट करवा दूंगी, बहुत सी ऐसी चीजें बता दूंगी ट्रिक्स के साथ जिससे आपका सिलेबस आपको बहुत अच्छा फील होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है, पढ़ा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है, कि चलो हमने सिलेबस में सब कुछ देखा, हमारा कुछ नहीं छूटा हुआ है ना, क्योंकि हमने तब पैसा खर्च करके हमने फॉर्म भरा है तो पेपर हम भी चाहते हैं कि हमारा पेपर बहुत अच्छा जाए और हो सकता है हमें रिवाइज हो जाए जो हमने प्रीवियस में पढ़ा है, इसलिए मैं ये क्लास लेना चाहती हूँ। लेकिन अगर आप बोलेंगे तब तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी लगी, मेरा पढ़ाना कैसा लगा, मेरा जो अभी मैंने विचार आपको बताया वो कैसा लगा, और फिर हम आगे क्लास करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए।